कक्षा 8 पाठ 17 निर्भय बनो। यह आपका पाठ लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु, यानी कि इस पाठ के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म सन 1921 में और निधन 1977 में हुआ था। इनका यह पाठ इनके एक उपन्यास कितने चौराहे के सातवें प्रकरण से लिया गया है। इसमें उन्होंने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन में कैसे विद्यार्थी आपस में ही मिलकर, आपस में ही एक समूह या झुंड बनाकर मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों को ठीक तरीके से समझते हैं और विद्यार्थियों को इनके मूल्यों के बारे में समझाते हैं। इस कहानी का कथानायक है मनमोहन और इसमें एक और किरदार है प्रियोदया। प्रियोदया मनमोहन को कैसे निर्भय बनाते हैं, हम आज इस पाठ में यह समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किरदार है जिस किरदार के बारे में हमें बताया गया है वो है प्रियोदया। अब जो प्रियोदया है वो मैट्रिक पास है। यहाँ पे मैट्रिक पास का अर्थ, यहाँ पे जो मैट्रिक पास है, ये जो मैट्रिक पास है इसका अर्थ होता है कि पहले ज़माने में बोलते थे कि मेरा लड़का तो मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास का अर्थ होता है कि 10वीं पास। यहाँ पे जो मैट्रिक पास जो लड़का है प्रियोदया, वह स्कूल के सभी लड़के और मास्टर का मतलब होता है टीचर्स, अध्यापक। यहाँ पे स्कूल के सभी विद्यार्थियों और जो अध्यापक है उन सब का बहुत प्यारा, अति प्रिय, जैसे कि बोलते हैं ना कि फेवरेट स्टूडेंट वह होता है। वह स्कूल में ही नहीं, वह छोटे मोटे कस्बा यानी कि एक छोटा सा गांव, वह अपने आसपास के क्षेत्रों में भी सभी का दुलारा है, सभी का प्यारा है। हर रविवार की सुबह वह बगल की झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकल जाता था। यानी कि प्रियोदया है वो प्रत्येक रविवार को, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में जो रविवार आता है उस रविवार को वह मुठिया वसूलने, यानी कि किसी न किसी नेक काम के लिए लोगों के पास अनाज मांगने के लिए निकल जाता था। इतना ही नहीं, अगर स्कूल में अगर कोई विद्यार्थी बीमार हो या फिर कोई अध्यापक बीमार हो, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता वह उनसे मिलने जाया करता था। और जैसे ही उसे खबर मिलती कि हाँ आज यह व्यक्ति बीमार है, वह और उसकी टोली उसके घर पर पहुंच जाया करती थी। अब इसमें उसके ही दल के दो साथी प्रियोदा के ही दल के दो साथी रोबी और कालू, उन्होंने क्या किया कि उनका एक मित्र था मनमोहन, जिसको प्यार से वह बुलाते थे मोना। तो मनमोहन को प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। अब क्या होता है कि प्रत्येक रविवार को तो प्रियोदया का जो है कि वह लोगों के घर जाया करता था, किसी नेक काम के लिए, कुछ न कुछ अनाज वसूलने के लिए वह निकल जाया करता था। लेकिन जो शनिवार का दिन है, हर शनिवार को वह परमान, यानी कि यहाँ पे एक परमान नाम दिया है। परमान यानी कि किसी नदी का नाम है। बालूचर यानी कि आप जैसे सूरत में बहुत सारे बीच है, वहाँ की जो रेती है, तो नदी के पास की जो रेती होती है
वह वहाँ पर जाते थे, एक परमान नदी के पास जाते थे, तो वहाँ पर वो बैठकर रविवार के दिन क्या क्या करना है उसकी वह पूरे दिन भर की एक सूची तैयार करते थे, एक प्लानिंग बनाते थे और वह साथ ही साथ कुछ खेल कूद भी कर लिया करते थे। जैसे स्कूल की छुट्टी हुई और सभी कहाँ भागते थे, परमान नदी के पास भागते थे। प्रियोदा उनके ग्रुप का लीडर था और सभी को वो बताता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कल का क्या प्रोग्राम है, किस अध्यापक के घर जाना है, आज कौन सा मित्र बीमार है उसके पास जाना है और क्या क्या करना है। तो कालू, यहाँ पे जो कालू है उसने मनमोहन का परिचय दिया कि प्रियदया ये मोना है यानी कि मनमोहन है, ये हमारे क्लब में शामिल होना चाहता है, यानी कि हमारे क्लब का ही सदस्य बनना चाहता है। तो प्रियोदया ने उसको सर से लेकर पाँव तक देखा और उसकी यह जो मनमोहन आया है हमारे क्लब में शामिल होने लायक है या नहीं, इसलिए वह उसको सर से लेकर पाँव तक देख रहा था। तो उसने तो प्रियोदया ने क्या किया कि मनमोहन से कुछ सवाल पूछे। तो उन सवालों क्यों पूछे गए, तो वो सवाल इसलिए पूछे गए ताकि वह जान सके कि प्रियोदया कितना मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के प्रति कितना सीरियस है, कितना वह इनको समझता है और वह अपने जीवन में क्या लोगों के प्रति क्या नज़रिया लगता है। तो सबसे पहला सवाल प्रियोदया ने पूछा कि भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो प्रियोदया ने तो मनमोहन ने तुरंत उत्तर दे दिया, महात्मा गांधी। प्रियोदया ने बोला ठीक है, महात्मा गांधी। तो प्रियोदया ने तुरंत ही दूसरा सवाल पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो प्रियोदया ने कुछ वक्त लिया, सोचा समझा और बोला कि वकील। तो वहाँ पर जो बेटे जो उसके साथी थे, क्लब के साथी थे, वह जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन जो प्रियोदया था वह गंभीर यानी कि थोड़ा सीरियस रहा। फिर उसने सवाल पूछा कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो प्रियोदया थोड़ा चुप रहा, लेकिन उसने कहा कि सीख लेंगे। फिर प्रियोदया ने सवाल पूछा कि प्रियोदया ने फिर सवाल पूछा। सबसे पहले तो उसने कहा कि सीख लेंगे। उसने एक सवाल पूछा था कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो प्रियोदया ने कहा कि जानता तो नहीं हूँ, लेकिन सीख लूँगा। तो प्रियोदया ने उसको शाबाशी दी कि शाबाश। फिर उसने एक सवाल पूछा कि यदि अगर रोगी हैजा से पीड़ित हो तो क्या तुम उसकी सेवा करोगे। पहले तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि लोग जो है उस ज़माने में हैजा के नाम से ही डर जाया करते थे। फिर प्रियोदया ने सवाल पूछा कि गाना जानते हो। तो उसने बोला कि जी हाँ जानता हूँ। कि तैरना जानते हो। तो उसने बोला कि जी नहीं, तैरना तो मैं नहीं जानता। फिर वहाँ पे एक क्लब में एक बच्चा था सूर्य नारायण नाम का, जिसे लोग सूरज पहलवान के भी नाम से जानते थे। वह जो है दिन में 100 दंड बैठक यानी कि उठक बैठक कर लेता था, यानी कि एक पहलवान जैसे लक्षण उस सूर्य नारायण में थे। लेकिन वह पढ़ने में इतनी रुचि नहीं लेता था, उसकी पढ़ने में रुचि कम थी, लेकिन पहलवानी में उसकी रुचि ज़्यादा थी। तो
प्रियोदया ने सूर्यनारायण को आवाज़ लगाई कि ये जो मोना है वो तैरना नहीं जानता। तो जो सूर्य नारायण है उसने उत्तर दिया कि तैरना नहीं जानता तो सीख जाएगा, एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक देंगे तो खुद ब खुद तैरना सीख जाएगा। तो यह सब सुन के जिसके जो साथी जो क्लब के सदस्य थे वह सब हंसने लगे। और जैसे ही उसके सदस्यों को पता चला कि मोना को गाना आता है, यानी कि मनमोहन गाना जानता है, तो सभी सदस्यों को रुचि हुई कि क्यों ना जो मोना है उसका जो ये टैलेंट है हम जाने और वह गाना वह गाना हमको सुना। तो पहले तो मोना कुछ कहता नहीं है लेकिन जैसे ही प्रियोदा कहता है कि ज़रा सा गा दो, तो गाना गाने से पहले कैसे हम हमारी खराश जो है साफ़ करते हैं, कुछ खांसते हैं और फिर गाना शुरू करते हैं, तो वैसे ही मनमोहन ने किया और गाना गाया। गाने के शब्द कुछ ऐसे थे, राम रहीम न जुदा करो बाही, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसे करके वो गाता है और गीत अपना समाप्त करता है। और प्रियोदा उसकी तारीफ़ करके बोलता है कि बहुत मीठा गाया तुमने। कि सुबह सुबह वह लोग और वह कालू को कहता है कि प्रियोदया कि इसे सुबह के प्रभात फेरी, यानी सुबह के प्रभात फेरी के 2 गीत इसे सिखा देना, आज से मोना ही गाएगा। अब जो हमारा जो सूरज है, यानी कि छुट्टी के वक्त सभी इकट्ठे हुए थे, तो शाम हो जाती और सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता है और जो बालूचर है, यानी कि नदी के पास की जो रेती है वह लाल होती हुई दिखाई देती है। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु का यहाँ अर्थ है पंख वाले पक्षी। जैसे कि शाम के वक्त जो पक्षी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे झुंड में इधर से इधर जाते रहते हैं, तो वैसे ही वो जो हमारे लेखक है वो शाम का एक संध्या का वर्णन करते हैं कि सूरज पश्चिम की ओर ढलता है। परमान नदी में जो बालूचर की रेती है वो बहुत लाल दिखाई देती है। फिर जो आसमान में जो पक्षी दल बनाकर उड़ते हैं वह भी बहुत सुंदर रूप से दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि कुछ जो बच्चे आपस में ही मस्ती करते रहते हैं, जैसे आप लोग भी मस्ती करते हो ना, वैसे ही वो लोग मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक या उपहास उड़ाते रहते हैं। तब वह उपहास जैसे वो एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक गोली की आवाज़ आती है, जिससे जो एक पक्षी है वह उड़कर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है, और जो उसका साथी, उस पक्षी का जो साथी है वह रोने लगता है। अब इन सब में से एक होता है इब्राहिम बोलता है कि डिप्टी साहब का एक आदमी है, साला भारी मूर्ख है। अब जो साला उसने बोला, इब्राहिम ने क्या बोला, डिप्टी साहब का अर्दिल है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा का मतलब होता है यहाँ पर मूर्ख, कि वह मूर्ख आदमी है। तो सबसे पहले तो गोली चलती है, तो जो सभी सदस्य, जो सभी बच्चे हैं वो तो
शौक हो जाते हैं और जहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है वहाँ पर सभी लोग उसे देखते रहते हैं। और अचानक से एक पक्षी आकर नीचे गिरता है। तो इब्राहिम जो होता है एक गुस्से के स्वभाव का होता है, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो वह एक अपशब्द निकालता है साला, कि उसको पता है कि यह हरकत कि पक्षी को मारने की हरकत किसकी थी, तो किसकी थी? डिप्टी साहब के अर्दिल को थी। एक डिप्टी साहब का आदमी था, उसको दी। तो उसको डायरेक्ट वो एक अपशब्द बोलता है साला, साला मूर्ख है। तो प्रियोदया और उसके क्लब के जितने भी सदस्य थे उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई भी क्लब का सदस्य किसी को भी अपशब्द नहीं बोलेगा, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलेगा। यानी कि हम जो साधारण बातचीत करते हैं उसमें भी वह अपशब्द नहीं लाएगा। तो इब्राहिम ने तो साला बोल के गलती तो कर दी। इब्राहिम को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है तो वह क्या करता है? प्रियोदया से माफ़ी मांगने लगता है। तो वह इब्राहिम की 8वीं गलती होती है और जैसे ही उसकी ये 10वीं गलती होगी तो इब्राहिम क्लब या वो क्लब के सदस्यों से बाहर हो जाएगा। तो प्रियोदया ने बोला कि ऐसे समझाओगे तो इसको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। उसने बोला कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या फ़ायदा, कि अगर तुम गाली दोगे, अगर आप किसी को भी गाली देते हो तो सामने वाले को कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो वैसे ही उसी हिसाब से जो प्रियोदया इब्राहिम को समझाता है कि गाली देने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि तुम अपनी ही ज़बान गंदी करते हो। गाली देने से क्या होता है? अपनी ही ज़बान गंदी होती है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह एक कान से सुनेगा, वह दूसरे कान से निकाल देगा। उस सामने वाले के लिए तुम क्यों अपनी ज़बान गंदी करोगे? तो यह बात इब्राहिम को समझ में आ जाती है और वह कहता है कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब एक जैसे ही अपने कस्बे से निकलते हैं या फिर उस नदी के एरिया से बाहर निकलते तो एक धर्मशाला आती है जिसका नाम है सहू आईना। तो उस धर्मशाला से सभी लोग क्या करते हैं? सभी एक दूसरे से विदाई, यानी कि सभी एक दूसरे को टाटा बाय करते हैं और अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। तो उनके दल का सदस्य कालू मोना को बोलता है, मनमोहन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि तुम रास्ते में क्या करते हो? तुम रास्ते में डर जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा। तो जो प्रियोदया था उसको यह सुनकर एक शौक लगता है। कहता है कि क्या मनमोहन जो है वह डरता है? तो वह कालू को बोलता है कि तुम अपने घर पे जाओ, मनमोहन को मैं छोड़ आऊँगा। तो वह जैसे जैसे रास्तों मनमोहन और प्रियोदया साथ में घर जाते हैं, तो जैसे जैसे वो रास्ते से जाते हैं वैसे ही अंधेरा जो है बढ़ता जाता है। आसपास जैसे कैसे डरावने से पेड़ आते हैं पीपल के, बबूल के, वैसे डरावने पेड़ आ रहे थे। तो वहाँ पर एक पोस्टमार्टम हाउस था। पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है? जितनी भी लाश आती है, डेथ बॉडीज़ आती है, उसकी क्या करते हैं? चीड़-फाड़ करते हैं। जैसे जैसे ही वो पहले तो क्या प्रियोदया मनमोहन अपने घर की ओर निकलते हैं तो रास्ते में अंधेरा बढ़ता जाता है।
बहुत सारे काले, एक तो अंधेरा, ऊपर से बहुत सारे पेड़ पौधे, और तो इंसान नहीं भी डरता हो तो भी हल्का बहुत डरने लग जाता है। और अंधेरा है, पेड़ है, जंगल है, तो वहाँ पे कुछ क्या जंगली जानवरों की भी आवाज़ आती रहती है, तो इंसान क्या उस खुद ब खुद डरने लग जाता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, एक पोस्टमार्टम हाउस आ जाता है। पहले ही बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, चिड़फाड़ होती है। तो प्रियोदया क्या करता है कि पहले तो मनमोहन को डराता है कि तुम जानते हो ये जो पोस्टमार्टम हाउस है यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर लोगों की क्या होती थी, चिड़फाड़ होती थी, इसलिए लोग जो है यहाँ पर आने से डरते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों की चिड़फाड़ हुई है, यानी कि जितने भी लोगों की बॉडी कटी है, उनको काटा गया है, वो क्या बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पेड़ बन गए हैं। यानी कि जितनी भी लाशें हैं वो क्या है, जितने भी लोगों को यहाँ पर चिड़फाड़ के लिए लाया गया है वो क्या बन चुकी है, अब वह लोग क्या बन चुके हैं, आसपास के पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं। तो हमारा जो मनमोहन था वो तो डर गया। अगर आपसे कोई सुनसान जंगल में इस तरह की बातें करेगा तो आप लोग भी डर जाओगे ना, तो उसी तरह मनमोहन भी डर गया। तो सबसे पहले प्रियोदा हंसा, जो प्रियोदया है वह हंसा और कहा कि मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी क्या करता था, बहुत डरता था। फिर मेरे जो एक गुरु है, फिर मेरे जो एक गुरु थे, मेरे शिक्षक ने मुझे कहा कि जो लोग 10 का काम करते हैं, जो लोग एक साथ 10 लोगों का काम करते हैं, उसे भूत परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि जो 10 लोगों का काम करता है वो क्या होता है, स्वयं में ही भूत होता है, स्वयं ही एक भूत होता है। क्योंकि इंसान है, एक इंसान कितने लोगों का काम करेगा, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोगों का। लेकिन जब एक इंसान 10 लोगों का काम करेगा तो क्या होता है, वह स्वयं में ही भूत होता है। अब भूत को परेशान करके क्या कर लेगा, इसलिए तुम डरो मत। अब तुम भी 10 लोगों का काम करना तो तुम्हें भी भूत परेशान नहीं करेंगे। और कहा कि चलो तुम तुम्हारा गाना गाओ। तो मनमोहन बिना डरे प्रियोदा की बात समझता है और बिना डरे वह गाना गाता है। कौन सा गाना गाता है, वही जो उसने सभी अपने क्लब के मित्रों को सुनाया था, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो आपका पार्ट जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। सीधे से साफ लफ्ज़ों में हमारे जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, उनका कहने का मतलब है कि आप निडर बनो, यानी कि निर्भय बनो। यानी कि आप जिस उम्र में भूत के नाम से डरते हो, वो जो भूत के नाम से डरते हो उस डर को हटाओ। यानी कि आपके अंदर जो भय है, तो भय जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कोई चिल्ला देता है, तो उस चीज़ से डर लगना शुरू हो जाए तो आप अपने अंदर के डर से लड़िए, उसका सामना कीजिए और मनमोहन की तरह क्या बनिए, निर्भय बनिए। तो आज का आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको क्या करना है कि नोटबुक के अंदर सबसे पहले तो शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं और अभ्यास और स्वाध्याय
कर करना है। ठीक है।